हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमने हमारे मेंस एग्जाम्स के लिए जो साइंस की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसमें सबसे पहले हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया। और इसका जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कोशिका, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी वाला सेशन। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने इससे पहले हमारा जो टॉपिक है वर्गीकरण, उसको स्टार्ट कर रखा है। तो जो वर्गीकरण होता है, इसमें आपको द्विजगत वर्गीकरण से लेकर के आपका जो 5 जगत वर्गीकरण है वो हमने सारा बता दिया है। अब जो 5 जगत वर्गीकरण है, उसमें जो आपके 5 जगत आते हैं, तो उनको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो वर्गीकरण होता है बहुत बड़ा चैप्टर होता है, और इसमें आपको जीव जंतुओं का वर्गीकरण और पेड़ पौधों का वर्गीकरण पूरा पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आते हैं। तो हमने हमारा जो पहला जगत होता है मोनेरा जगत, इसको स्टार्ट किया था। तो एक बार आपको बता दें कि जो मोनेरा जगत होता है, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, और इसको भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है। तो पहली कैटेगरी होती है जीवाणु, इसके बाद आपका एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो आपको इनके बारे में बता दिया था जितना जितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था टॉपिक हमारा जीवाणु, और जीवाणु वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आता है, जहाँ पर भी आपकी साइंस आनी है। ये नहीं कि केवल MPTET में साइंस आनी है तो केवल वहाँ पूछा जाएगा। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जीवाणु से क्वेश्चन बनता है। तो इसकी हमने 2 क्लासेस रखी हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपकी क्लास नंबर जो 11 है, उसमें भी आपको जीवाणु के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दिया था। जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु का प्राप्ति स्थान स्रोत क्या होते हैं। इसके बाद जीवाणुओं में जो लैंगिक और अलैंगिक मानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में बताया। जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ये आपको बताया था। और इसके बाद आपको जीवाणुओं के प्रकार, जो आपके छड़नुमा जीवाणु होते हैं, कॉलेरो विब्रियो जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सलाहकावत जीवाणु जो होते हैं, तो इनके बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, आज के सेशन में जो कुछ भी जीवाणुओं के बारे में छूट गया था उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पादप जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे और जंतुओं में जीवाणुओं के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि जीवाणु के माध्यम से हैजा रोग होता है। अब हैजा के बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ जाए, आपको उसका सही आंसर लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे। जीवों में विविधता अर्थात वर्गीकरण का ही ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो इसमें जीवाणु, इससे पहले आपको थोड़ा सा हम बता दें कि इससे फर्स्ट जो क्लास रही, इससे पिछली वाली, उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था जीवाणु के बारे में। तो देखिए, जीवाणु का जो अध्ययन होता है वो जीवाणु विज्ञान कहलाता है। फिर जीवाणु के बारे में मतलब इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1683 में, जिसे जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अन्य विद्वानों ने जीवाणु के बारे में कौन कौन से मत दिए, ये आपको बताया। जीवाणु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राप्ति स्थान बताया। जीवाणु का स्ट्रक्चर आपको बताया। इसके बाद सामान्य लक्षण क्या होते हैं जीवाणुओं के, शेप मतलब प्रकार, आकृति किस प्रकार की होती है। पोषण यानी न्यूट्रिशन स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार का होता है। फिर इनके भी आपको टाइप्स बताए। फिर इसके बाद आपका जीवाणुओं में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। पिछली बार पूछा गया था जीवाणुओं में अलैंगिक जनन होता है, और ऑप्शन दिए गए थे कॉनेडिया करके, और ये जो 3 ऑप्शन और थे वो लैंगिक जनन के थे। तो जिसको बिल्कुल डीप में स्टडी जिसने की होगी और बेसिक नॉलेज जिसको होगा सारा, वो आसानी से इनका आंसर दे सकता है। ठीक है, अब आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। अब आप कहेंगे कि जीवाणुओं के आर्थिक महत्व से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी आप जब पूरा सेशन देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ आपके हानिकारक होते हैं। तो दोनों का क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे
वातावरण पर पड़ता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस इन बैक्टीरिया, जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लाभदायक जीवाणु पढ़ेंगे, यूजफुल बैक्टीरियाज क्या होते हैं। तो पहला है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। अभी लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो जब हम मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर अम्ल क्षार के बारे में बताएंगे। अभी बस आप याद रखिए, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में आपके जीवाणु जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई नामक जीवाणु है, ये जीवाणु का नाम है जो कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, और ये आपको बताया कि जो जीवाणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और हमें साधारणतः आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इनके लिए सूक्ष्मदर्शी वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो जो बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई नामक जीवाणु है, ये दूध में पाया जाता है। और दूध में आपकी कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। तो इसका किण्वन कर देता है ये जीवाणु और लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये लाभदायक महत्व हुआ। तो जीवाणु जो है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में महत्वपूर्ण है। दूसरा है तंबाकू। तंबाकू में आपका निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में कौन सा जीवाणु इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सा जीवाणु होता है जो तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाता है, तो वो है बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु। इसका उपयोग तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इतने कठिन शब्द आप कहेंगे कैसे याद रखेंगे, तो याद तो रखना पड़ेगा। यदि आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में। तो जो चाय की पत्तियां होती हैं, इसकी क्यूरिंग में माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक जीवाणु यह चाय की पत्तियों पर किण्वन द्वारा क्यूरिंग करता है। नेक्स्ट है दूध से दही में परिवर्तन। तो दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाया जाता है। और दूध में पाई जाने वाली कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके यह दही जमा देता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि दूध में जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता में वृद्धि। तो कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो उसमें जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, यह दलहनी फसलें जैसे आपकी दलहनी फसलों में आपकी मूंग हो जाएगी, और इसके अलावा आपकी सेम फली वाली फसलें। ठीक है, तो उसमें जो गांठें होती हैं उसमें ये जीवाणु पाया जाता है। और आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होती है उसे पेड़ पौधे डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका एक चक्र चलता है। ठीक है, इसका विनाइट्रीकरण होता है, अमोनीकरण होता है, यौगिकीकरण होता है। और जो साधारणतया वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, यह नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और फिर ऐसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसीलिए उन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रेशों की रेटिंग में। रेशे मतलब जो कपास, जूट, पटसन वगैरह होते हैं, तो इनमें जो रेशे होते हैं उनकी रेटिंग में, तो जल में पाए जाने वाले क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु द्वारा जूट, पटसन और सन के यहाँ रेशे होगा, रेशों का रेटिंग होता है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक, यानी जो औषधियाँ होती हैं इनके निर्माण में भी आपके कुछ जीवाणु इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे पेनिसिलियम करके आदि। ठीक है, तो कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणुओं के किण्वन द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये तो हुए आपके लाभदायक जीवाणु। ठीक है, अब हम देखेंगे हानिकारक जीवाणु कौन कौन से हैं और इनसे आपके पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि चीज़ें। ठीक है, तो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे बैक्टीरिया जो भोजन को सड़ा गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, तो वो आपके भोजन विषाक्तन जीवाणु कहलाते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा क्लास्ट्रीडियम गोधूली बोटुलिनियम, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। इसके बाद आपका विनाइट्रीकरण। तो कुछ जीवाणु नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनिया यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु। फिर पौधों में रोग। तो पौधों में होने वाले अनेक रोगों के लिए भी जीवाणु उत्तरदायी होते हैं।
इसके बाद आलू का सेथल रोग हो जाएगा। तो स्यूडो मतलब जो पौधों में रोग होते हैं, तो पौधों में सबसे पहले आलू का सेथल रोग, देखिए जैसे पोटैटो विल्ट कहते हैं, तो यह स्यूडोमोनास, ये इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। वैसे तो कई प्रकार के रोग होते हैं पादपों में, तो जो आपको इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हमने इंक्लूड करे हैं। तो सबसे पहले है आलू का सेथल रोग, ये किस जीवाणु से होता है, तो स्यूडोमोनास सोलिनीसिएरम नामक जीवाणु से, ठीक है। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग, जिसे सिट्रस कैंकर कहेंगे, जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु से होता है। यदि आपको इनके बॉटनिकल नेम पता है तो आसानी से आप इनके जीवाणु का नाम बता सकते हैं, क्योंकि उसी के नाम के आधार पर इनके जीवाणुओं का नाम होता है। नेक्स्ट है गेहूं का टिंडरू रोग जो होता है, जिसे टिंडरू डिसीज कहते हैं, तो यह कोरोनो बैक्टीरियम ट्रीटिकी नामक जीवाणु से होता है। चावल का अंगमारी रोग, जिसे ब्लाइट ऑफ राइस कहेंगे, जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होगा। सेब का अग्नि नीरजा रोग, जिसे फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कहते हैं, इरबनिया नामक जीवाणु से होता है। फलों में क्राउन गॉल रोग, क्राउन गॉल जो रोग होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु से होता है। तो ये आपके पौधों में रोग हुए। अब देखिए पशुओं में होने वाले रोग, तो जीवाणुओं द्वारा जानवरों में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जानवरों का काला पैर रोग, जिसे ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स कहते हैं, यह क्लास्ट्रीडियम चाबेई नामक जीवाणु से होता है। फिर है भेड़ का एंथ्रेक्स रोग, तो जितने भी मतलब आपके पशु होते हैं उनमें एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। तो पशुओं में ये 2 रोग आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे मानव में जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है और किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और इनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा रोग आपका जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर बताइए कि कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में होने वाले कौन कौन से रोग जीवाणु के माध्यम से होते हैं, कौन से रोग विषाणु के माध्यम से होते हैं, कौन से रोग प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस 5 जगत प्रणाली में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में अपना टॉपिक जो है जीवाणु, और यहाँ पर हम जीवाणु के बारे में हर एक फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ट्रिक याद रखेंगे, और जिसको ट्रिक नहीं पढ़नी वो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये तो बस याद करने का एक तरीका है। तो इसकी ट्रिक होती है मानव रोग, मतलब जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग हैं। तो इसकी ट्रिक है पंडित का ट्रिक न्यू है रियाजी, पंडित का ट्रिक न्यू है रियाजी। अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको जी से याद रखना है, यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं ये, ठीक है। तो पंडित का ट्रिक न्यू है जी या रियाजी, तो जीवाणु में मतलब जी से जीवाणु हो गया, ठीक है। ये जीवाणु से होने वाले रोग रहेंगे। अब पंडित में यहाँ पर हमने ये सारणी ली है, एक टेबल बनाई है, तो इसमें क्रम से ही लिए हैं। सबसे पहले पंडित में पा दिया गया है, तो इससे हो जाएगा आपका प्लेग रोग। फिर डित का डी दिया है, तो इससे डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। फिर ता दिया है, तपेदिक हो गया। फिर का से हो जाएगा काली खांसी। टी से टेटनेस 2 रोग होंगे और टाइफाइड, ठीक है। फिर का दिया गया है तो कोड़ हो जाएगा। न्यू से हो जाएगा आपका निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा, और रिया से हो जाएगा गोनेरिया, ठीक है। तो इतने जो रोग हैं आपके 10-11, ये सब के सब आपके किससे होते हैं, जी से जीवाणु, ठीक है। तो याद रखेंगे, फिर से बता दें, पंडित, पा से प्लेग, डिप्थीरिया के डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टेटनेस और टाइफाइड, का से हो जाएगा कोड़, न्यूमोनिया, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, रिया से गोनेरिया, ठीक है। आइए अब हम देखें एक एक करके कि किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस रोग से, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लेग रोग है, इससे हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, और यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। आपको ये सारणी बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम्स में यदि साइंस आनी है तो वहाँ पर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो फिर MP टेट में भी यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो प्लेग से प्रभावित अंग फेफड़ा और किस जीवाणु से होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस से। आप 2-3 बार इस सारणी को पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसका लक्षण क्या होता है, तो प्लेग रोग में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है और इससे बहुत तेज बुखार और गिल्टियाँ पड़ जाती हैं शरीर पर। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है हमारे शरीर का
श्वास नली, और यह कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। और जब श्वास नली प्रभावित होती है तो बेसिकली श्वास लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। तीसरा है आपका तपेदिक रोग। तपेदिक से प्रभावित है फेफड़ा, और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, और इसमें बार बार खांसी के साथ में कफ का आना लगा रहता है। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसका जो जीवाणु है वो हीमोफिलस परट्यूसिस है, इसमें लगातार खांसी आती है। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस का जो प्रभावित अंग है टिटनेस से वो तंत्रिका तंत्र है। यह क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें शरीर में तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, और आपके जो जबड़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड आंत प्रभावित करता है, आंत को, और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और इसमें तेज बुखार के साथ में सिर दर्द होता है। अगला रोग है आपका कोढ़। कोढ़ से तंत्रिका तंत्र और संपूर्ण त्वचा प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कोढ़ में वाइट कलर के ऐसे चिट्टे टाइप के बन जाती हैं शरीर में, और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं जोड़े के रूप में कि बताइए जीवाणुओं द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं जिनसे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ लें, यदि आपको ये सारे के सारे रोग याद हैं तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो निमोनिया से प्रभावित अंग है फेफड़ा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। तेज बुखार के साथ में फेफड़ों में सूजन हो जाती है। फिर है हैजा। हैजा से प्रभावित अंग है हमारा आंत। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, और इसमें लगातार दस्त और उल्टियाँ होती हैं। फिर है गोनेरिया। मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। नाइसेरिया गोनेरियाई जीवाणु से होता है, और मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है। तो इतने रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जैसे दे दिया आपका टाइफाइड रोग, तो इसके अन्य नाम भी होते हैं। तो कभी कभी टाइफाइड ना दे करके दूसरे नाम से पूछ लेते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके एक एक करके पूरे लक्षण। सबसे पहले है प्लेग। प्लेग यह एक छुआछूत की बीमारी है, और यह बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलती है। ये आपको बता दिया है। अब जो प्लेग होता है इसका संक्रमण यदि पूछ ले कि किसके द्वारा होता है, तो जो चूहे होते हैं उन पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा होता है, फ्लैश के द्वारा होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर याद रखिए जेनोप्सिला कैओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि यह आसानी से चूहों से मानव में पहुंच जाता है। प्लेग भी आपका 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है गिल्टी वाला प्लेग। इसमें रोगी की जांघ, कांख और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आती है। दूसरा होता है न्यूमोनिक प्लेग। इसमें रोगी को खांसी, छींक और थूक के माध्यम से फैलता है। और तीसरा होता है सेप्टिसेमिक प्लेग। यह जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं इसके, और बहुत घातक साबित होता है। तो सबसे खतरनाक जो प्लेग होता है वो सेप्टिसेमिक प्लेग होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि जो प्लेग है, प्लेग किसके माध्यम से फैलता है और इससे मतलब इसके क्या लक्षण होते हैं। अब देखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यह रोग कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली टाइप की बन जाती है और श्वास अवरोध होता है, मतलब श्वास रुंधती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतया संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खकार और वमन आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसके उपचार के लिए DPT, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। तो इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, DDT का फुल फॉर्म क्या है, DPT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये अलग से एक सेशन में हम आपको करवा देंगे। फिर भी आप अभी याद रखिए कि जो डिप्थीरिया है इसके लिए DPT का टीका लगवाना चाहिए और सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है रोगी के उपयोग में लाए गए जो कपड़े होते हैं उनको विसंक्रमित कर देना चाहिए, और रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धोना चाहिए। ठीक है, अगला जो रोग है तपेदिक। अब कभी कभी तपेदिक ना दे करके क्षय रोग कह देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कह देते हैं, राजयक्ष्मा कह देते हैं। तो एक ही बात है, तपेदिक के ही अन्य नाम हैं। यह भी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? तो संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या फिर एक जो संक्रमित जीव जंतु होते हैं जो भी उनके माध्यम से फैलते हैं, तो वो संक्रामक होते हैं। ठीक है, तो यह भी एक संक्रामक रोग है।
और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो ज्वर यानी बुखार, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। उपचार क्या है इसका? तो इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। PAS जैसे पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजाइड मुँह से ली जाती है और इसकी जो न्यूनतम दवा बनाई गई है, नवीनतम दवा वो बिलीसिन है। ठीक है। अगला रोग है काली खांसी जिसे वूफिंग कॉज कहते हैं। यह रोग हीमोफिलस परट्यूसिस जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है और मुख्यतः ये बच्चों को होता है। उपचार है, इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका DPT लगवाना चाहिए। नेक्स्ट है टेटनेस या लॉकजा। टेटनेस के अन्य नाम है लॉकजा धनुष्टंकार। ठीक है। तो यह रोग बैसिलस टेटनी या क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। इस रोग के लक्षण हैं, इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। तेज बुखार के साथ जबड़ा बंद होता है और शरीर में ऐंठन होती है। उपचार है पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन देना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक का इंजेक्शन 3 बार लगवाया जाता है। अगला है टाइफाइड। अब इसके अन्य नाम है आंत्र ज्वर, क्योंकि टाइफाइड से जो प्रभावित अंग होता है शरीर का वो आंत होती है। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है और यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। इसके लक्षण हैं, यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी जो होते हैं उनकी आंत्र योजनी ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द बना रहता है। इसका उपचार है, रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर करवाना चाहिए। भोजन को मक्खियों से ढककर रखना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण हैं, रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। उपचार है, इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं और एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला है हैजा। हैजा जो कॉलेरा होता है, मतलब इसको कॉलेरा कहते हैं क्योंकि ये विब्रियो कॉलेरा एक गोल किस्म का जीवाणु होता है। इसके कारण फैलता है और मक्खियों द्वारा भी फैलता है। इसके लक्षण होते हैं, रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण बहुत प्यास बढ़ जाती है, मतलब बार बार प्यास लगती है। ठीक है। इसका उपचार है, हैजे का टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबालकर पीना चाहिए। तो ये आपके हुए जीवाणुओं के द्वारा होने वाले पादप, जंतु और पशुओं में रोग कौन कौन से होते हैं, आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपको ये टेबल याद हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, कवक के द्वारा होने वाले रोग बन ही जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके साइंस के। ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और यदि आपका कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना दूसरा जो जगत रहेगा, प्रोटिस्टा जगत होता है। फिर उसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, कवक किस श्रेणी में रखा जाता है, सारी चीज़ें हम प्रतिदिन करते हुए चलेंगे ताकि आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।